एपिसोड 10। माणिक अर्जुन पर गोली चलाता उससे पहले वहां पर एक बाइक आ जाती है जिस पर दो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगा रखा था, जिससे किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। माणिक गुस्से में उनसे कहता है, कौन हो तुम? बाइक पर पीछे बैठा इंसान नीचे उतरता है और उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारी मौत। माणिक बोलता है, आवाज से तो लड़की लग रही हो और एक लड़की माणिक को मारेगी। ये बोलकर फिर जोर जोर से हंसने लगता है। माणिक आगे बोलता है, जरा चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देख लड़की, हम 50 से भी ज्यादा लोग हैं और तुम। तभी वो लड़की भी हंसने लगती है, तो माणिक उसे हंसता हुआ देखकर धीरे धीरे चुप हो जाता है। वो लड़की पीछे माणिक के लोगों की तरफ इशारा करके बोलती है, तू किसकी बात कर रहा है माणिक? उस लड़की की बात सुनकर माणिक जब पीछे देखता है तो उसके साथी एक एक करके सारे जमीन पर गिर रहे थे। ये देखकर माणिक हैरान हो जाता है और डर से हकलाते हुए बोलता है, कौन कौन हो तुम और ये सब कैसे किया? वो लड़की फीकी मुस्कान हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो माणिक, वो मरे नहीं हैं, बस बेहोश हुए हैं। मुझे तो बस तुझे मारना है। माणिक अब डर से बंदूक का निशाना अर्जुन से हटाकर उस लड़की की तरफ कर देता है और गोली चला देता है, तो वो लड़की वहां से जल्दी से हट जाती है और फिर एकदम से वो माणिक के हाथ पर लात मारती है, जिससे माणिक के हाथ से बंदूक छूट जाती है। अर्जुन और मयंक हैरानी से वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो लड़की माणिक को गर्दन से पकड़कर बोलती है, इतनी जल्दी भी क्या है तुझे मरने की? ऐसा बोलकर उसके मुंह पर मुक्के मारती है और फिर उसका गला दबाने लगती है, पर उसकी सांस रुकने से पहले उसका गला छोड़ देती है। माणिक जोर जोर से सांसें लेते हुए बोलता है, कौन हो तुम? तभी वो लड़की नीचे झुककर, ताकि कोई और उसका चेहरा ना देख सके, धीरे से अपना मास्क और चश्मा उतारती है। माणिक उसे देखकर हैरानी के साथ डर भी जाता है और हकलाते हुए बोलता है, तुम जिंदा हो? तुम्हें तो हमने मार दिया था ना। वो लड़की जो नीरा थी और अब नित्या बनकर रह रही थी, वो गुस्से से माणिक को बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था मैं शेरनी की बेटी हूँ, तो फिर शेरनी की बेटी इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? कुछ याद आया तुझे? और मुझे लगा कि तुम अपने साथी को बहुत याद कर होंगे, तो तुझे भी क्यों ना उसके पास ही पहुंचा दूं। माणिक हैरानी से उसे देखता है और हकलाते हुए कहता है, इसका मतलब केसर को तुमने ही मारा था। वो एक्सीडेंट नहीं था, मुझे लगा ही था। लेकिन तुम क्या सोचती हो, केसर और मुझे मारकर तुम किंग तक पहुंच जाओगी? नित्या हंसते हुए कहती है, किंग तक किसको पहुंचना है? मुझे तो बस उसका नामो निशान मिटाना है, जो मेरे परिवार के आंसुओं का कारण है। मैं इस धरती से उसका वजूद तक मिटा दूंगी। फिर वो अपना मास्क और चश्मा पहनकर खड़ी हो जाती है और अपनी बैक साइड से गन निकालकर उसे शूट कर देती है। माणिक की सांसें अब भी चल रही थीं। तभी नित्या का साथी बाइक से उतरकर नित्या के पास आता है, तो नित्या उसे कुछ इशारा करती है, तो नित्या का साथी माणिक को घसीटकर उसकी गाड़ी में बैठा देता है। फिर दोनों अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं, तो अर्जुन उन्हें रोक कर बोलता है, वो अभी भी मरा नहीं है, अगर वो बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी नित्या का साथी बोलता है, शेर कभी अपने शिकार को दूसरा मौका नहीं देता, और गाड़ी की तरफ इशारा करता है। तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अर्जुन और मयंक ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अर्जुन उससे पूछता है, कौन हो तुम? नित्या का साथी हंसते हुए बोलता है, अभी तो बताया, ये शेर और मैं शेर का असिस्टेंट। ऐसा बोलकर उन्हें हाथ से बाय का इशारा करता है और बाइक स्टार्ट कर दोनों वहां से चले जाते हैं। अर्जुन और मयंक दोनों ही माणिक की जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे। तभी वहां अर्जुन के गार्ड की गाड़ियां भी वहां आ जाती हैं। विराज एक नजर जलती हुई गाड़ी को देखता है और फिर अर्जुन की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी बॉस। पता नहीं बॉस, अचानक से कैसे सारी गाड़ियों के एक साथ ही टायर पंचर हो गए और दूसरी गाड़ियों को बुलाने में थोड़ा समय लग गया। मयंक विराज को देखकर बोलता है, हाँ बस थोड़ी सी देर, और फिर जलती हुई गाड़ी की तरफ इशारा करता है। विराज शर्मिंदा होकर बोलता है, सॉरी बॉस, लेकिन आप ठीक तो है ना बॉस? अर्जुन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और किंग को तोहफा भिजवा दो।
और सब वहां से गाड़ियों में बैठकर कपूर मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। कपूर मैंशन में सभी हॉल में बैठे अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी खबर मिल गई थी, अर्जुन पर अभी अटैक हुआ है। जैसे ही अर्जुन हॉल में आता है, उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, कैसे हो अर्जुन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अर्जुन भी अपनी माँ को सीने से लगाकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी अर्जुन का भाई आदित्य भी वहां आकर उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, कैसा है मेरे भाई? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और कैसी चल रही है सगाई की तैयारी? तो आदित्य हंसकर कहता है, तुझे इसलिए ही तो बुलाया है, वहां अकेले बैठ मजे कर रहा था, अब सारी सगाई की तैयारी तुझे ही करनी है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं आ गया हूं, अब मैं सब देख लूंगा। आदित्य अर्जुन से पूछता है, अर्जुन क्या पता चला कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया? अर्जुन कहता है, नहीं भाई। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ, मैं अभी थक गया हूं तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ममता कहती है, हाँ बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ऊपर ही तुम्हारा डिनर भिजवा दूंगी। इतने में अर्जुन के डैड अधिराज कपूर की आवाज आती है, अर्जुन मुझे तुमसे बात करनी है, अभी स्टडी रूम में आओ। ममता कहती है, वो अभी थक गया है, बाद में बात करते हैं। अधिराज जी नाराजगी भरी आवाज में कहते हैं, मुझे अभी अर्जुन से बात करनी है। ये बोलकर अधिराज स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन भी उनके पीछे चला जाता है। स्टडी रूम में अर्जुन कहता है, बोलिए डैड, आपको क्या बात करनी थी? अधिराज सोफे पर बैठकर कहते हैं, तुम्हें पता ही होगा कि कुछ दिन पहले आदित्य पर भी फिर से अटैक हुआ था। तो अर्जुन कहता है, हाँ मुझे पता है। अधिराज कहते हैं, तो अब तुमने क्या सोचा है? अर्जुन अपनी आईब्रो ऊपर कर पूछता है, आप किस बारे में कह रहे हैं? अधिराज गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए? अर्जुन हैरानी से अपने पापा की तरफ देखता है। अधिराज फिर आगे कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? और अब मैं चाहता हूँ कि तुम आदित्य के साथ यहीं पर रहकर अपना बिजनेस संभालो। अर्जुन कहता है, मैं आपको पहले ही अपना डिसीजन बता चुका हूँ डैड, आप क्यों बार बार उसी बात को दोहराते हैं? अधिराज थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, तुम क्यों जिद पर अड़े हो? अर्जुन फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, जिद पर मैं अड़ा हूं या आप? हाँ, शायद मैं ही तो 5 साल से जिद कर रहा हूं। और आप क्या कर रहे हैं डैड? आप मुझे उसके बारे में बता दीजिए और मेरी तलाश को यही रोक दीजिए, वरना उसे ढूंढने के लिए मुझे उस इंसान तक जाना पड़ेगा जहां आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अधिराज सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भूल जाओ उसके बारे में। अर्जुन भी उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, तो फिर आप भी भूल जाइए कि मैं यहाँ रहूंगा, और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे। अधिराज थोड़ा गुस्से से बोलते हैं, वो मर गई। अधिराज ने इतना ही बोला था कि अर्जुन ने गुस्से में टेबल पर रखे फ्लावर वास को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से कहता है, कब तक झूठ बोलेंगे आप डैड? आखिर कब तक? मैं इन 5 सालों में आपके मुंह से झूठ सुन सुनकर थक गया हूं, पर आप बोलकर नहीं थके। आपने बचपन से उसे मुझसे दूर रखा। अधिराज अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं सच कह रहा हूं बेटा। अर्जुन उनका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, अगर आप सच कह रहे हैं तो आप 5 साल पहले उदयपुर क्यों गए थे? कितना और झूठ बोलेंगे आप? डैड, अब बस भी करिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। गेट पर खड़ी अर्जुन की माँ सब सुन रही थी। वहीं दिल्ली में एक बिल्डिंग के नीचे एक बाइक से नीचे उतरते हुए नित्या अपने साथी से कहती है, आप नहीं आ रहे हो? तो वो कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है। मेरे उन साथियों को भी तो रीसेट करना है, उन्होंने इतना बड़ा काम जो किया है। और अपनी जेब से एक डब्बी निकालता है जिसमें बहुत ही छोटी साइज की मधुमक्खियां थीं। ये एक तरह की माइक्रो रोबोटिक मधुमक्खियां थीं और इनकी डंक पर बेहोशी की दवा लगी थी। नित्या के साथी के हाथ में पहनी घड़ी में इनका कंट्रोल था। जब वो वहां पर पहुंचे थे तभी उसने टारगेट फिक्स कर दिया था और एक्टिवेट होते ही उन्होंने माणिक के साथियों पर अटैक कर दिया था। बहुत छोटी साइज होने की वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं दी थी।
नित्या का साथी नित्या से कहता है, अब तुम अंदर जाओ, अभी आराम करो, बहुत देर हो गई है, और अपनी दवाइयां लेना मत भूलना। मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। और बाय बोलकर वहां से चला जाता है। कपूर मैंशन में अधिराज के कमरे में ममता आंसुओं से भरी अपनी आंखों से अधिराज से कहती है, आप उसे बता क्यों नहीं देते उसके बारे में? मुझसे अब उसका दर्द देखा नहीं जाता। इन 5 सालों में मैंने अपने बच्चे को एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा। क्या आपको उसका दर्द, उसकी तड़प नहीं दिखती? अधिराज ममता को समझाते हुए कहते हैं, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता ममता। वो पहले ही बहुत दर्द से गुजर रही है। तुमने भी तो उसकी हालत देखी है। ममता अधिराज के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देती है और कहती है, मैंने अर्जुन की आंखों में उसके लिए जिद के साथ प्यार भी देखा है, बेइंतहा प्यार। क्या पता अर्जुन से मिलकर उसका दर्द भी कुछ कम हो जाए और हमें हमारा अर्जुन मिल जाए। अधिराज ममता से अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं, अभी बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। ये बोलकर लाइट बंद कर देते हैं। अधिराज ममता को तो सोने के लिए बोल देते हैं, लेकिन खुद पूरी रात नहीं सो पाते हैं। अगली सुबह कपूर मैंशन के हॉल में एक लड़का जोर जोर से अर्जुन को आवाज लगाता है। ये अर्जुन के बचपन का दोस्त अमन राणा है। अमन राणा चिल्लाकर, अर्जुन, अर्जुन कहाँ पर है तू? ये बोलकर अर्जुन को आवाज लगाता है। अर्जुन की माँ ममता अमन से कहती है, कैसे हो अमन बेटा? अमन उनके पैर छूकर उन्हें गले से लगाते हुए बोलता है, मैं अच्छा हूँ आंटी, आप कैसी है? ममता कहती है, मैं भी अच्छी हूँ बेटा, लेकिन तू बहुत दिनों बाद आया है। अर्जुन नहीं होता तो तू भी घर पर नहीं आता है। अमन कहता है, क्या करूं आंटी, मॉम और डैड 3 महीने का बोलकर हॉलिडे पर गए थे और उन्हें अब 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है और खुद फ्री होकर घूम रहे हैं। इन दिनों तो मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि अर्जुन आया है तो मैं सुबह सुबह ही उससे मिलने आ गया और फिर यहीं से सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। ममता जी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। तभी अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अमन के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अमन जोर से अर्जुन को गले लगाते हुए बोलता है, कैसा है मेरे यार? आज कहीं जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। तुझे गले से लगाकर और धीरे से कान में बोलता है, आने की खुशी में पार्टी तो बनती है। और फिर उसके सामने खड़ा होकर उसका रिएक्शन देखता है। लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह ठंडी आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा चल रहा है तेरा काम? अमन पहले तो अपना मुंह सिकोड़ लेता है और कहता है, हाँ अच्छा चल रहा है, और फिर एकदम से अपने दांत दिखाते हुए एक आंख मार कर बोलता है, अब तू आ गया है तो और भी अच्छा हो जाएगा। ममता उन दोनों को बैठने का इशारा करके कहती है, तुम बातें करो जब तक मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। अमन अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहता है, हाँ आंटी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये कहीं निकल ना जाए, इस चक्कर में मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये बोलकर दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों जब बैठते हैं तभी अधिराज भी वहां आकर उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। अमन अधिराज को हेलो अंकल बोलता है। अधिराज अमन से पूछते हैं, कैसे हो अमन, और कैसा चल रहा मार्कोलैंड का प्रोजेक्ट? अमन कहता है, मैं अच्छा हूँ अंकल, और उसी प्रोजेक्ट के बारे में ही आदित्य भाई से बात करनी थी, लेकिन आदित्य भाई नहीं दिख रहे कहीं पर। तो अधिराज कहते हैं, कुछ काम आ गया था उसे, इसीलिए वो ऑफिस आज जल्दी चला गया है। अमन कहता है, ठीक है अंकल, तो मैं उनसे ऑफिस में ही मिल लूंगा, और ब्रेकफास्ट करने लगता है। एक एक करके सब ब्रेकफास्ट करने वहां आ जाते और सभी अमन को हेलो करते हैं। अमन भी उन सबको हेलो करता है। अर्जुन की बहन मानसी अमन से कहती है, अमन भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट सोचा है? आदित्य भाई, मुझे न्यू कार और अर्जुन भाई फायरफ्लाई ब्रांड का नया पूरा स्टॉक दिला रहे हैं। अमन बोलता है, इसमें सोचना क्या है क्यूटी, तुम मेरे साथ चलना, जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लेना। मानसी खुश होते हुए अमन से कहती है, थैंक यू सो मच अमन भाई। अर्जुन का छोटा कजिन भाई अमित अमन से कहता है, क्या अमन भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन और आदित्य भाई ने क्या इसे कम से चढ़ा रखा है?
जो अब आप भी इसे सिर पर बैठा रहे हो। मानसी टेबल के नीचे से अमित को पैर मारते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो तुम चुप रहो। अमित अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए बड़ी शान से कहता है, किसने कहा कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूं? मैं दूंगा ना तुझे एक मस्त चमचमाती लॉलीपॉप, ताकि तू उसे चाटे ना कि हमारा दिमाग। मानसी रोनी सी शक्ल बनाकर दादी की तरफ देखकर बोलती है, दादी देखो ना, ये मुझे हर घड़ी चिढ़ाता रहता है। अमित फिर कहता है, और तू चिढ़ती रहती है। दादी अमित को डांट लगाते हुए कहती है, अमित बंद कर मेरी बच्ची को परेशान करना। मानसी अर्जुन से कहती है, अर्जुन भाई, क्या आप डिजाइनर फायरफ्लाई को बोलकर मेरी और दादी की ड्रेस एक जैसी बनाने का ऑर्डर दे सकते? तभी वान्या और नव्या भी एक साथ बोलती हैं, भाई हमारी भी दादी के जैसे सेम ड्रेस बनवानी है। अर्जुन बोलता है, ठीक है, वो अभी मुंबई में है, तो मैं मयंक को बोलकर उसे दिल्ली बुला लेता हूँ, फिर तुम्हें जैसे चाहिए वैसे ड्रेस बनवा लेना। तभी अधिराज जी बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी ये सुनकर उदास हो जाते हैं और उनकी तरफ देखकर आंखों से ही बोलते हैं, क्यों? तभी अधिराज जी फिर से बोलते हैं, वो अभी दिल्ली में ही है, तो मैं उसे घर पर ही बुला लूंगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, अब तो तुम्हारी दादी भी फायरफ्लाई बनकर उड़ेगी। उनकी इस बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्जुन उठता है और अपनी माँ को बाय बोलकर जाने लगता है। तभी अधिराज भी अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ते की बात कर ली है और लंच में तुम्हें उस लड़की से मिलने जाना है। अर्जुन गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोलता है, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अधिराज कहते हैं, मैंने तुम्हारे फोन पर लड़की का नाम, टाइम और लोकेशन भेज दिया है और इस बारे में मुझे तुमसे कोई और बहस नहीं करनी। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और अर्जुन गुस्से में घर से